Good morning, everyone. Today we will discuss Rod's law for non-volatile solute. आज हम रॉड्स लॉ पढ़ेंगे किस सल्यूट के लिए? नॉन वोलेटाइल सल्यूट। तो थोड़ा सा हम पिछले लेक्चर को कोरिलेट करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने भी रॉड्स लॉ पढ़ा था और वो पढ़ा था फॉर वोलेटाइल सल्यूट। अब सल्यूट देखिए, बेसिकली सल्यूट दो टाइप के हैं। नंबर वन वोलेटाइल, नंबर टू नॉन वोलेटाइल। सल्यूट की कैटेगरी दो थी, वोलेटाइल सल्यूट और नॉन वोलेटाइल सल्यूट। वोलेटाइल सल्यूट कौन से होंगे? वोलेटाइल सल्यूट वो सल्यूट होंगे जो रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट हो जाएं, जैसे पेट्रोल रूम टेम्परेचर में इवेपोरेट हो जाता है, तो इनको हम बोलेंगे वोलेटाइल सल्यूट। और नॉन वोलेटाइल सल्यूट कौन से होंगे? नॉन वोलेटाइल सल्यूट वो सल्यूट होंगे जो रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट ना हो। तो यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सल्यूट जो हम लेंगे वो सॉलिड लेंगे, क्योंकि सॉलिड की वेपोरेशन नहीं होती है। लिक्विड सोल्यूशन नहीं लेंगे। जो हमने रॉड्स लॉ पढ़ी थी वो पढ़ी थी पहले फॉर वोलेटाइल सल्यूट, जिसमें लिक्विड इन लिक्विड टाइप था। लिक्विड मतलब दोनों लिक्विड ऐसे लिए हमने जो वोलेटाइल थे। अब यहाँ पे एक कंपोनेंट यानी कि जो सल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल होगा। तो जब नॉन वोलेटाइल होगा तो अब यहाँ से देखिए क्या चेंजेस क्या आएंगे। तो चेंजेस दो टाइप के चेंजेस हैं कि एक वोलेटाइल होता है जो इवेपोरेट हो जाए सॉल्वेंट, लिक्विड यानी कि। अब दूसरा जो हमने यहाँ पे लिया वो नॉन वोलेटाइल है। इट मीन्स दैट विल नॉट इवेपोरेट। अगर वो इवेपोरेट नहीं होगा, इट मीन्स दैट विल नॉट कम इन गैसियस स्टेट, वेपर फेज में वो कन्वर्ट नहीं होगा। अगर वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होगा तो उसका प्रेशर क्या लेंगे हम? जीरो, क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड हैव जीरो प्रेशर, दैट वी हैव डिस्कस्ड। लिक्विड का प्रेशर कब डिवेल्प होता है? जब वो वेपर फेज में जाए, क्योंकि वाटर है, वाटर जब एज सच लिक्विड होगा तो वाटर का कोई वेपर प्रेशर नहीं होता है। मगर जब वाटर को बॉयल करें तो बॉयल करने के बाद वाटर वेपर्स में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस फॉर्म में वो प्रेशर डिवेल्प करता है। तो टुडे वी विल डिस्कस रॉड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सल्यूट। अब सेम ही है जो हमने पीछे पढ़ा वोलेटाइल सल्यूट के लिए। अब इसमें क्या था? इसमें दो कंपोनेंट लिए हमने, कंपोनेंट वन एंड कंपोनेंट टू, क्योंकि सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, कंपोनेंट वन एंड कंपोनेंट टू। तो कंपोनेंट वन को हम यहाँ सॉल्वेंट मान रहे हैं और कंपोनेंट टू को सल्यूट मान रहे हैं। तो टू जो है कंपोनेंट टू सल्यूट जिसे हम बोल रहे हैं वो सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि सॉलिड NaCl को पानी में डिज़ोल्व कर दें। तो अगर आप देखें कि NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करें तो यहाँ पे आप ये एक्सपेरिमेंट चाहे तो आप घर पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, जिसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे। और एक स्टेज आएगी जब सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और कंटेनर में जो भी सल्यूट लिया है, जितना अमाउंट ली है उतनी की उतनी अमाउंट बच जाएगी, लेफ़्ट हो जाती है सल्यूट में। तो वो वेपोरेशन में एक सॉल्वेंट तो इवेपोरेट हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा। क्यों दूसरा नहीं हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ उसका कोई प्रेशर डेवलप नहीं किया उसने, तो प्रेशर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रॉड्स लॉ हम डिस्कस करते थे तो प्रेशर दोनों का लेते थे, कंपोनेंट वन का प्रेशर और कंपोनेंट टू का प्रेशर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि P1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, और P1 किसके बराबर आया था? P01 इंटू x1। और P2 किसके बराबर आया था? P02 इंटू x2। यहाँ पे P2 किसके बराबर होगा? ज़ीरो, क्योंकि P2 में हमने ऐसा सल्यूट लिया है जो नॉन वोलेटाइल है, दैट विल नॉट एक्सर्ट प्रेशर। P2 क्या? प्रेशर ऑफ कंपोनेंट टू, तो कंपोनेंट टू का प्रेशर हो गया ज़ीरो। तो यहाँ पे P2 सीधा ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रॉड्स लॉ है दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर वन कंपोनेंट ओनली, और टोटल प्रेशर जो होगा वो एक ही कंपोनेंट का होगा। अब ध्यान से ज़रा सुने आप, तो ध्यान से सुनना ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ। जब दो कंपोनेंट लिए हैं और दोनों का प्रेशर है तो नेट प्रेशर ज़्यादा आता है, क्योंकि जब वो ऐड हो जाएगा, डाल्टन्स लॉ जो था
वो ये बोलता था कि जब भी हम किसी टोटल प्रेशर निकालें तो सम करेंगे, हम जितने भी प्रेशर डेवलप हो, जितने भी कंपोनेंट का प्रेशर है उनको सम करें तो वो टोटल प्रेशर कहलाएगा, टोटल प्रेशर ये आएगा। अब जो वोलेटाइल सल्यूट थे उसमें दोनों का प्रेशर था, तो दोनों का प्रेशर कुछ ना कुछ प्रेशर था, तो नेट प्रेशर ज़्यादा आया। अब यहाँ पे नेट प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि P2 की कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है, P2 की कंट्रीब्यूशन आ जाएगी ज़ीरो। तो यहाँ पे जो प्रेशर डिवेल्प होगा वो सिर्फ एक ही कंपोनेंट का होगा और नेट प्रेशर भी उसी का होगा। अब जो वाटर है जो वेपर फेज़ में जाएगा, वेपर फेज़ में वाटर तो जाएगा, सॉलिड तो नहीं जाते मगर लिक्विड तो जाएगा, वेपर प्रेशर में डिवेल्प करेगा जब हम उसको बॉइलिंग पॉइंट पे ले आएंगे। तो यहाँ पे इसने यही बोला है, अब ध्यान से पढ़ते हैं जरा इसको। इफ़ ए नॉन वोलेटाइल सल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट टू गिव ए सोल्यूशन, द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस इज कॉरस्पॉन्डिंग रिड्यूस, दस द वेपर प्रेशर इज आल्सो रिड्यूस। तो यहाँ पे इसने क्लियर कर दिया कि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। अब कम क्यों होता है, जो लॉजिक है इसके पीछे वो ये है कि देयर इज स्ट्रॉन्ग सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अब सॉल्वेंट भी एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी सॉल्वेंट की, कि यानी कि जो 100 पे कम प्रेशर वो बनेंगे वेपर, तो उसे ज़्यादा टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर डिवेल्प होगा, यानी कि एस्केपिंग टेंडेंसी कहीं ना कहीं कम होगी। जो एफिशिएंसी थी, वाटर अकेला जितना प्रेशर डिवेल्प कर सकता था वो NaCl जब डिज़ोल्व किया तो उतना वो प्रेशर डिवेल्प वाटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आ जाती है। और उस इंटरेक्शन के कारण एस्केपिंग टेंडेंसी वाटर की कम हो जाएगी। तो आपने याद रखना है कि 3 टाइप की इंटरेक्शन पढ़ी थी हमने, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो दिस इज द केस व्हेन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज मोर देन सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो जब इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि उसके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे एक फैक्टर आएगा कि कोई भी चीज़ हम ऐड करें नॉन वोलेटाइल तो बॉइलिंग पॉइंट पे फ़र्क पड़ता है, और बॉइलिंग पॉइंट अगर फ़र्क पड़ता है तो एस्केपिंग टेंडेंसी पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो जो डिक्रीज़ आया, डिक्रीज़ इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। इट मीन्स ये वो बोल रहा है कि जो हम डिक्रीज़ आ रहा है वेपर प्रेशर में वो इस पे डिपेंड करेगा कि अमाउंट कितना है सोल्यूट का, 10 ग्राम 20 ग्राम या 10 मोल 1 मोल 2 मोल 3 मोल, उस पे डिपेंड करेगा, ना कि उसके नेचर पे। नेचर मतलब सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी चीज़, ये डिपेंड करेगी क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। तो इस केस में भी रोड्स लॉ जो आएगा दैट इज़ अगेन रोड्स लॉ की डेफिनेशन सेम ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी, डेफिनेशन सेम ही रहेगी। तो डेफिनेशन क्या है, फॉर एनी सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। डेफिनेशन वही है, बस यहाँ पे कंट्रीब्यूशन सिर्फ सॉल्वेंट की होगी, एक ही की कंट्रीब्यूशन हम P1 ही निकालेंगे, यहाँ पे हम P2 जीरो हो जाएगा। इन ए बाइनरी सोल्यूशन लेट अस डिनोट द सॉल्वेंट बाई 1। हाँ, ये बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी मीन्स 2 कंपोनेंट सोल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट हों, तो उसको हम बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं। तो एक कंपोनेंट को बोला 1 और सेकंड कंपोनेंट को बोला 2, 1 रिप्रेजेंट फॉर सॉल्वेंट एंड 2 रिप्रेजेंट फॉर सोल्यूट। When the solute is non-volatile, only the solvent molecule are present in vapor phase and contribute to vapor pressure। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर जो होगा वो सॉल्वेंट के कारण ही होगा, क्योंकि सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, वो वेपोरेट होगा ही नहीं। Let P1 be the vapor pressure of the solvent, X1 be its mole fraction। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि लेट P1 बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। अगर P1 वेपर प्रेशर सॉल्वेंट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, X1। तो P1 जो रोड्स लॉ बोलता है दैट इज P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
x1, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 और P1 किसके बराबर आएगा, P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1 वेयर P01 इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1, यानी कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना था, और जो P1 आया वो मोल फ्रैक्शन इंटू P01 के बराबर आएगा। और ये जो टोटल प्रेशर आ रहा है आफ्टर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये कम आएगा प्रेशर, P1 की वैल्यू P01 से कम होगी, P01 से कम होगी। अब यहाँ पे आप देखें तो मल्टीप्लाई करके चीज़ें बढ़ती हैं, मगर मल्टीप्लाई करके यहाँ कम हो जाएगी, क्योंकि डेसिमल में जो x1 की वैल्यू भी 1 से कम होगी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट रोड्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वन कंपोनेंट दैट इज सॉल्वेंट। और यहाँ पे जो नेट वेपर प्रेशर की बात करें तो दैट इज़ डिक्रीज्ड, नेट वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये आपने ड्रा कर लेना ग्राफ। तो दिस इज़ रोड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो रोड्स लॉ हमने दोनों केस में पढ़ी, फॉर वोलेटाइल सोल्यूट भी और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी। अब रोड्स लॉ को हम कोरिलेट करेंगे हेनरी लॉ से, कि रोड्स लॉ और हेनरी लॉ में क्या सिमिलरिटी है। रोड्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, तो रोड्स लॉ स्पेशल केस है हेनरी लॉ का। अब देखो रोड्स लॉ और हेनरी लॉ में क्या सिमिलरिटी है, पहले तो ये देखते हैं। दोनों ने वेपर प्रेशर को डिस्कस किया और वो किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन पे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ P1 किसके बराबर आता है, x1 इंटू P01। तो यहाँ पे जो रोड्स लेता है वो लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, मतलब सोल्यूट भी लिक्विड सॉल्वेंट भी लिक्विड, मगर लिक्विड कौन से, जो वोलेटाइल लिक्विड होंगे, वोलेटाइल लिक्विड। तो लिक्विड वोलेटाइल का मतलब ये हो गया कि जिसकी वेपोरेशन हो, तो वेपोरेशन होगी तो वो वेपर बनेंगे, और वेपर कौन से फेज़ में होते हैं, गैस फेज़ में। और हेनरी लॉ क्या बोलता है, गैस इन लिक्विड। हेनरी ने सीधी ही गैस ली है, गैस इन लिक्विड। हेनरी सीधा गैस लेके सोल्यूट को गैस लेके चल रहा है। यहाँ पे हम सोल्यूट को रोड्स लॉ में लिक्विड ले रहे हैं, मगर डिस्कस जब भी करें तो वो लिक्विड कैसा है, जो गैस की तरह बिहेव करे। तभी तो ये स्पेशल केस हो रहा है कि ओनली दोज लिक्विड हु आर वोलेटाइल विच आर वोलेटाइल, जिनको हम वोलेटाइल बोलेंगे। वोलेटाइल मीन्स जो वेपोरेट हो जाए रूम टेम्परेचर पे। अब वेपोरेशन होगी तो वो किस फेज़ में चले जाएंगे, गैस फेज़ में। तो ये भी एक स्पेशल केस हो गया हेनरी लॉ का स्पेशल केस हो गया। अब दोनों में डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस आएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर देखें तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है P01 या P0I, इसको जनरल फॉर्म में आई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ PI लिखा हुआ है। PI इज इक्वल टू XI इंटू P0I। तो यहाँ पे P0I जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं दैट विल डिपेंड अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नाउ इन द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, one of the component is so volatile that it exists in as a gas। देख लो यहाँ पे एक जो वोलेटाइल कंपोनेंट इतना है कि वो गैस की तरह ही बिहेव करेगा। इट्स सॉल्युबिलिटी अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ भी उस पर एप्लीकेबल कर देंगे हम। तो वो कैसे आएगा, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। अब दोनों को क्वेश्चन 1 को भी देखो, ऊपर वाले लेफ्ट साइड इज PP दैट इज प्रेशर, वेपर प्रेशर, राइट साइड इज XX दैट इज मोल फ्रैक्शन। और डिफर कहाँ पे आ रहा है, P01 इंटू KH, यानी कि डिफरेंस जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में है। तो रोड्स लॉ भी P0 जो आई है ऊपर लिखा हुआ वो KH के बराबर हो जाएगा। कब, जब जो सोल्यूट जो सॉल्वेंट लिया था उसने, लिक्विड जो लिया हुआ है, लिक्विड ही लिक्विड रोड्स लॉ में, वो गैस की प्रॉपर्टी शो करे, मतलब इतना वोलेटाइल हो। मोस्ट वोलेटाइल लिक्विड जो होंगे दैट विल बिहेव लाइक गैस, होंगे तो लिक्विड फेज में मगर प्रॉपर्टी उनकी गैस की तरह होगी, बिकॉज दे वोलेटाइल इवेपोरेट इजली। द रोड्स लॉ बिकम ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ इन विच KH बिकम इक्वल टू P01
जब KH P01 के बराबर आ जाए तो हेनरी लॉ क्या बन जाएगा, रॉड्स लॉ, या फिर रॉड्स लॉ क्या बन जाएगा, हेनरी लॉ। दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे जब इनके सोल्यूट एक जैसा बिहेव करे। तो दोनों के सोल्यूट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि हेनरी गैस ले रहा है और रॉड्स जो है वो ले रहा है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो कि रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाए। तो अगर हम पेट्रोल की बात करें तो उसकी प्रॉपर्टी गैसियस ही है, लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि लिक्विड विल नॉट इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर। बेसिकली गैस मॉलिक्यूल विल इवेपोरेट, गैस की इवेपोरेशन हो जाती है, वो तो रैंडमली मूव कर जाते हैं। पार्टिकल इन गैस आर ऑलवेज इन मोशन। तो सिमिलरली वो लिक्विड पेट्रोल जो लिया है उसके पार्टिकल भी इन मोशन होते हैं, तभी तो इवेपोरेट हो जाएंगे। तो दिस इज द केस व्हेन रॉड्स लॉ बिकम ए हेनरी लॉ। तो ये कई बार क्वेश्चन आया वो एग्जाम में, वाई रॉड्स लॉ, डिस्कस रॉड्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो यहाँ से ये एक स्टेटमेंट आई। नाउ वी विल डिस्कस एजोट्रॉप्स। अब हम एजोट्रॉप्स को डिस्कस करेंगे। तो एजोट्रॉप्स क्या आएंगे, एजोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड वाइल एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एजोट्रॉप्स कब होंगे, यानी कि जब दो लिक्विड लिए, दो लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन ही है ये भी, जब दो लिक्विड को मिक्स करें, लिक्विड ए और लिक्विड बी, और उनकी कंपोजिशन लिक्विड फेज़ में भी उतनी हो जितनी उनकी कंपोजिशन वेपर फेज़ में है। इसका मतलब ये है कि जो रेशो ले रहे हैं वो सपोज करो 50% कंपोनेंट ए है और 50% कंपोनेंट बी है। तो एजोट्रॉप जब बनेगा तो वो जो बॉयल होके जाएगा, बॉयल करेगा, एवेपोरेट करेगा, तो वेपर बनेंगे कंपोनेंट ए के भी और कंपोनेंट बी के भी। तो जब वेपर को स्टडी करें तो उसमें जो कंपोजिशन आएगी तो उन वेपर में भी 50% ए के वेपर होंगे और 50% ही बी के वेपर होंगे। जैसे सपोज करें, अगर मैं फर्दर क्लासीफाई करता हूँ इसको, जैसे 5 मोल ले लिए आपने कंपोनेंट ए के, 5 मोल कंपोनेंट बी के, और उनकी वेपोरेशन शुरू कर दी, हीटिंग शुरू की, और उन्होंने हीट करके वो बॉयल होके वेपर फेज़ में चले गए। तो जब वेपर फेज़ में देखा तो सपोज करो 5 मोल ही वेपोरेट हुए अभी, तो उस 5 मोल में 2.5 मोल कंपोनेंट ए के थे और 2.5 मोल कंपोनेंट बी के थे, क्योंकि कंपोजिशन सेम रही। जितनी कंपोजिशन लिक्विड फेज़ में है उतनी ही कंपोजिशन वेपर फेज़ में है, यानी कि रेशो वही रहा 50-50%। जब भी वेपोरेट हो रहे हैं तो 50-50 जा रहे हैं। जैसे कंपोनेंट ए है वो 50% इवेपोरेट होगा और 50% ही कंपोनेंट बी होगा, तो उसको हम बोलेंगे एजोट्रॉप्स। तो और ये कांस्टेंट टेम्परेचर भी आते हैं। आज में एजोट्रॉप का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये होता है, जैसे आप कोई सॉल्वेंट ले रहे हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट 80 है और दूसरा सॉल्वेंट ले रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो जब एजोट्रॉप बनता है वो बनता है 90 डिग्री पे। कि जब 90 डिग्री पे वो दोनों ही सॉल्वेंट सेम कंपोजिशन पे आते हैं, दोनों कंपोनेंट सेम डिग्री पे आ जाए जब एजोट्रॉप बनाते हैं, तो एक का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और एक का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यानी कि एवरेज लेते हैं हम बेसिकली। अगर हम हमारे सब्जेक्ट में कंपेयर करें तो दो सब्जेक्ट की एवरेज को हम क्या बोल देंगे, एजोट्रॉप्स। दो सब्जेक्ट की एवरेज, मानो एक में 50 मार्क्स हैं, एक में 60 हैं, तो एवरेज क्या आएगी 55। तो उस पे दोनों की वैल्यू सेम मानी जाएगी हमारी, कंपोनेंट ए भी और बी भी। इस ढंग से होता है एजोट्रॉप। एजोट्रॉप्स में दोनों ही लिक्विड आते हैं मिक्स होकर, सेपरेट नहीं करते। जो एजोट्रॉप, ऐसे सॉल्वेंट जो एजोट्रॉप बना लें उनको सेपरेट करना मुश्किल होता है, उनको डिस्टिलेशन से भी हम सेपरेट नहीं कर सकते। नहीं तो बहुत सारे ये जो है ना इंडस्ट्री यूज़ है इसका, जो हम पढ़ रहे हैं ये इंडस्ट्री में क्या होता है, जब रिकवरी में सॉल्वेंट लेने हों तो हम बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से उन्हें वेपोरेट कर लेते हैं। उनको अलग अलग किया जा सकता है। दो लिक्विड अगर आपस में मिक्स हो जाए तो उनको अलग अलग किया जा सकता है थ्रू इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन मेथड से इवेपोरेट करते हैं और उसको कंडेंस करके लिक्विड को अलग कर लेते हैं ए और बी को। मगर जिनमें एजोट्रॉप बन जाता है
वो उनकी कंपोजिशन सेम होती है, वो नहीं अलग होते, वो सेपरेट नहीं होते। तो एजोट्रोप आपने सिंपल ये याद रखना है कि जब भी दो कंपोनेंट की प्रॉपर्टी जैसी लिक्विड में है वैसी ही वेपर में आए, सेम कंपोजिशन में हो, तो वो सोल्यूशन कहलाएंगे एजोट्रोपिक सोल्यूशन। और ये भी दो टाइप के एजोट्रोपिक बनेंगे। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप भी मैंने बोला कि दो टाइप के बनेंगे, एक में बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और एक दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, बढ़ जाएगा। तो ये कब कब बनेगा मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग, वो डिस्कस कर लेते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप द सोल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन। तो ऐसे सोल्यूशन जो रोड्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे थे वो कौन से होंगे, जो नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़े थे हमने, जो पॉजिटिव डेविएशन देते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन जितने भी एग्जांपल देखना आप, नॉन आइडियल सोल्यूशन की एग्जांपल लिखवाई है मैंने, तो वो सारे मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स में आएंगे। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप में कौन आएंगे, विच शो पॉजिटिव लार्ज नेगेटिव डेविएशन, वो आ जाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप वो हुए। नंबर 1 को डिस्कस करते हैं पहले। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप द सोल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल ethanol water mixture containing approximately 95% of ethanol form a azotrope with boiling point 351.15 केल्विन। तो ये एजोट्रोपिक मिक्सचर होता है इथेनॉल और वाटर का, यानी कि 95% ऑफ इथेनॉल जो है वो एजोट्रोपिक मिक्सचर होता है। 95% ऑफ इथेनॉल फॉर्म एजोट्रोपिक विद वाटर। तो इथेनॉल वाटर मिक्सचर को हम बोल देंगे, ये जो मिक्सचर बनेगा वो बनेगा एजोट्रोप। और किस टाइप का, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। और ये जो सोल्यूशन की एक एग्जांपल भी आ जाएगी आपको, ये कौन सी डेविएशन शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। अब हम दूसरा डिस्कस करते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। अब अगर इसका ग्राफ बनाएं एजोट्रोपिक कंपोजिशन का, तो देखिए यहाँ पे एक लाइन तो हॉरिजॉन्टली है जिसे एक्स एक्सिस लेंगे, वर्टिकल लाइन दो ली हुई है वाई एक्सिस के लोग। एक को ये लिखा है टी ए और दूसरे पे लिखा हुआ है टी बी। टी ए और टी बी मतलब एक का बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है, सॉल्वेंट ए, और दूसरा है सॉल्वेंट बी, यानी कि एक को सोल्यूट बोलेंगे एक को सॉल्वेंट। तो कंपोनेंट 1 और 2 दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। तो कंपोनेंट ए हो गया जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ टी ए, और कंपोनेंट बी है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है टी बी। और जब इन दोनों को मिक्स करें तो इनका जो रिजल्टेंट एजोट्रोपिक कंपोजिशन है वो डायग्राम से शो की हुई है, ये डायग्राम पे शो की हुई है। तो इसको बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम फॉर सोल्यूशन शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। अब दूसरा एजोट्रोप डिस्कस करें, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। तो मैक्सिमम बॉइलिंग क्या होगा, द सोल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन। जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो बनाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। रोड्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन जो शो करते हैं वो बनाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। और इसकी एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। 68% नाइट्रिक एसिड, जो 68% का आप समझिए कि इसमें 68% नाइट्रिक एसिड होगा और बाकी जो बचा 100 में से माइनस कर लो उतना वाटर होगा। तो रेशियो सेम रहेगी, जब भी ये इवेपोरेट होंगे तो कंपोजिशन 68% ही रहेगी लिक्विड फेज में भी, और इसको अगर आप इवेपोरेट करेंगे तब भी कंपोजिशन 68% ही रहेगी, कि इसी रेशियो में इवेपोरेशन होगी। तो इसको बोलते हैं हम एजोट्रोप। इसका जो है ग्राफ देख लें आप, ये भी आपने ड्रा कर लेना है अपने नोट्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस रॉड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, रॉड्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, एंड एजोट्रोप्स। एजोट्रोप्स भी डिस्कस किए जिसमें दो टाइप के एजोट्रोप थे, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। If you found any question, any doubt regarding this topic, then you will discuss with me. Next time I will take your online class. So make sure that in online class you will
be able to explain these terms, and there we will discuss some doubt that you want to ask from me. If any question, any doubt, then we will discuss in Google Meet. Till then, goodbye. Have a nice day.